हेलो स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में। आप प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन को हमने पूरा पूरा कवर किया था। अब मियोसिस हम कवर करेंगे, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समसूत्री से ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट हमारे लिए है अर्धसूत्रीय विभाजन। पाया सिर्फ एक ही जगह आता है अर्धसूत्रीय विभाजन, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मोटी मोटा हम सीखें कि मियोसिस में पढ़ना क्या है, देखो पहले आपको G1 पढ़ना होगा, देन S, देन G2, देन M पेज। ये कॉमन आपका माइटोसिस में, मियोसिस में। अब दिक्कत होती है M फेज में, माइटोसिस में दो चीज़ है, को ध्यान रखना। आपने उसमें जो समसूत्री M फॉर माइटोसिस बोलते हैं, M फॉर माइटोसिस, ठीक है। लेकिन आपने माइटोसिस दो प्रकार पढ़ा है। माइटोसिस में एक माइटोसिस डिवीजन और दूसरे में आपको पढ़ना है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस मतलब सूत्रीय विभाजन, माइटोसिस सूत्रीय विभाजन, इसमें आपको माइटोसिस पढ़ना है समसूत्री, एक मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन। तो माइटोसिस को हमने कवर कर लिया, हमें पढ़ना है क्या? मियोसिस। देखो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस सेम होगा, मियोसिस और माइटोसिस। अब डिफरेंस होगा माइटोसिस और मियोसिस में। हमें कवर क्या करना है? मियोसिस। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के बारे में, ठीक। इसमें मोटी मोटा एक रफ डायग्राम बनाए तो अगर एक सेल की बात करें, ये आपकी एक सेल्स थी, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n था, 46 2n या 46 लिखो, ठीक है। डिप्लॉयड कंटेंट, अगर हेप्लॉयड कंटेंट बात करें 23 क्रोमोसोम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 46 बोलो या 23 पेयर भी बोल सकते हो, ठीक। क्योंकि मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर 21 2n बोलो 46, तो एन देखो हेप्लॉयड कंटेंट है, गुणसूत्र का हैप्लॉयड कंटेंट है, हैप्लॉयड, ठीक है। ये आपका डिप्लॉयड 2n, ठीक है। 2n 46 या 23 पेयर बोल सकते हो, या NH23 आपकी एक सेल थी। मियोसिस में हमेशा दो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, दो बार होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जब हुआ, इसमें आपकी 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर विल बी हाफ, यहाँ 2n था, यहाँ आपका n हो जाएगा। ध्यान रखना, नोटिस करने वाली बात ये है। n इक्वल टू 23, यहाँ गुणसूत्री संख्या केवल होगी 23, पेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 23। अब फिर से इसमें आपका मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड होने से तो इसमें आपके दो सेल बनेंगे, इसमें भी दो सेल, तो टोटल आपके 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। यानी यहाँ एक सेल से, और सबकी पोलैरिटी n होगी, ध्यान रखना, सबकी पोलैरिटी n होगी, सब में क्रोमोसोम नंबर 23 ही होंगे, ठीक है। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन में एक सेल्स आपकी 4 सेल्स का फॉर्मेशन करने वाली है, और चारों में गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाएगी। इनिशियल की हाफ, ये आपकी मदर सेल होगी, ये आपके सब डाटर सेल होंगे, डाटर सेल, सब के सब आपके डाटर सेल होंगे, पुत्री कोशिका। 2n होंगे आपकी मदर सेल में, जो आपकी इनिशियल सेल थी। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिसमें दो सेल्स बनी, अब सब में क्रोमोसोम नंबर हाफ, इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला, आपको समझ में आया? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ, रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा गया क्योंकि क्रोमोसोम नंबर की आधा हो रहा है, जितने भी गुणसूत्र हैं उतने संख्या के आधे हो जा रहे हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा गया क्योंकि रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जा रही है। रिडक्शन डिवीजन इसे इसलिए बोला गया कि जो क्रोमोसोम नंबर थे, गुणसूत्र संख्या है, वो अपने इनिशियल संख्या के आधे हो जा रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमें क्या बात करना है कि आपके एक सेल से 4 सेल्स बन गए, अब इनके प्रोसेस के बारे में हमको सीखना है। हम G1 S G2 के बारे में बात नहीं करेंगे, इंटरफेज की अवस्थाएं थी आपकी, याद है आपको? इनके बारे में बात नहीं की, क्योंकि हमने इनके लिए तो अलग से वीडियो भी डाल रखा है भाई साहब, इनके लिए कहीं बात करेंगे बताइए।
अब हम बात करते हैं मियोसिस के उन सभी प्रोसेसों के बारे में जो हमको प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो हम बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन में एम फेज, एम फेज में आपको पढ़ना है क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपका कोश का द्रव्य का विभाजन। ठीक, तो हम फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, एक बार इनके फेजेस के बारे में जान लेते हैं। जो आपको कैरियोकाइनेसिस होता है, इसमें पढ़ेंगे। इसमें कैरियोकाइनेसिस में बताया मियोसिस फर्स्ट एक बार होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। अच्छा, मियोसिस जो फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में, इसमें आपके 4 फेज होंगे। आपका प्रोफेज, फर्स्ट इसलिए क्या है, तो चीज़ों को डिवाइड कर सके, क्योंकि मियोसिस 2 बार हो रहा है। हम चीज़ों को अलग से अच्छे समझना है, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकेंड में हमने बांट रखा है। और सेकेंड मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट, देन टीलोफेज फर्स्ट। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी बात है, प्रोफेज फर्स्ट आपका सबसे बड़ा फेज होता है। इसमें भी आपको कुछ फेजेस पढ़ने हैं, दैट कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायाकाइनेसिस। ठीक, ये आपका लास्ट फेज। टोटल 5 फेजेस में इनको पढ़ने होंगे। अब काफी कई बच्चे सोचते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 है। लो, इसके लिए एक ट्रिक है, लता जरा पानी दे दो। ठीक, लता जरा पानी दो, एल फॉर लेप्टोटीन, लता जरा, ठीक है, जरा जाइगोटीन, पानी दे दो पैकेटीन, दे डिप्लोटीन, दो डायाकाइनेसिस। ठीक, ध्यान रखना है, डिप्लोटीन देन डायाकाइनेसिस, ये आपको नोटिस करनी होगी। डायाकाइनेसिस लास्ट में होता है, पहले डिप्लोटीन आता है। लता जरा पानी दे दो, आपका ट्रिक भी हो गया, जिसे आप इसके सीक्वेंस को याद रख लो। उसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस सेकेंड। अगर मियोसिस फर्स्ट में इतने प्रोसेस हो गई, तब इसमें मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर इसका ये तो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, फिर मियोसिस सेकेंड आपका स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, इसमें भी आपको 4 फेज होंगे। प्रोफेज सेकेंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकेंड हो जाएगा, एनाफेज सेकेंड हो जाएगा, देन टीलोफेज सेकेंड। ठीक, ये टोटल आपको पढ़ना है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, देन इन 5 को कवर करने के बाद इन सबको कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मियोसिस सेकेंड होता है, सेम एज माइटोसिस। आपने माइटोसिस में जो पढ़ा है, सबको सब यही मियोसिस सेकेंड, वही सेम प्रोसेस सबका होने वाला है। यानी आपको, आपने अगर माइटोसिस समसूत्री विभाजन को अच्छे से पढ़ा है, यानी मियोसिस सेकेंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, पहला आपका मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी हम पहला क्या पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट में हम पहला पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। ये आपकी मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज यानी पूर्वावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट में भी हमको पढ़ना है
कई सारे हैं इसमें। तो इसमें भी आपका पहला होगा, ये आपका होगा लेप्टोटीन। ठीक, आपको पहला पढ़ना होगा लेप्टोटीन। लता जरा पानी दे दो, आपका पहला होगा। उसी अनुसार इसे बोलते हैं तनुसूत्र। तनुसूत्र। अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। देखो प्रोफेज फर्स्ट ध्यान रखना सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा अवस्था है या फेज है। आप खुद ही समझ रहे हो, एक प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, तो सबसे बड़ा फेज होना ही है। अब कह रहे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन जो इनको डिवाइड किया गया है, ये हमने पढ़ने की सुविधा के लिए डिवाइड किया है। ऐसा कोई मार्क थोड़ी ना है। जब आपका डिवीजन होता है उसमें ये थोड़ी ना लिखा, ऐसा थोड़ी ना लिखा रहता है कि लेप्टोटीन स्टार्ट हो रहा है, जाइगोटीन स्टार्ट हो रहा है। ये भैया एक्चुअल में लिखा नहीं होता है। जब सेल डिवीजन आपका एक्चुअल में हो रहा होता है उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि लेप्टोटीन स्टार्ट होने जा रहा है, जाइगोटीन स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमने अपने पढ़ने की सहूलियत से इसे 5 भागों में, 5 उप प्रवस्थाओं में बांट रखता है। ये आपकी क्या है? उप प्रवस्था। ये आपकी क्या है? प्रवस्था। उसके अंदर भी अवस्था है, तो दैट इज उप प्रवस्था। तो इनको हमने पढ़ने की सहूलियत से 5 भागों में उप भागों में बांट रखा है। पहला होगा लेप्टोटीन तनसूत्र, आपकी पहली उप प्रावस्था होगी। तो इस उपवस्था में होता क्या है? पहला या फिर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र होते हैं, वो आपके खुलने लगते हैं। तो गुणसूत्र खुलकर गुणसूत्र खुलकर लंबे, पतले, ठीक, धागे सी रचना बनाते हैं, जो बाद में कंडेंस होकर या संघनित होने लगते हैं। संघनित या कंडेंस होने लगते हैं। और सबसे नोटिस करने वाली बात क्या है? दूसरी बात, इसमें गुणसूत्र आपके इतने अच्छे दिखाई देते हैं, आप मतलब कोई लो माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप ना हो, उससे भी आपको गुणसूत्र दिखाई देने लगता है। यानी हम कह सकते हैं इस अवस्था में लो माइक्रोस्कोप से भी गुणसूत्र अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो इसमें आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके झंड माइक्रोस्कोप या लो माइक्रोस्कोप जैसे भी हो तो उससे भी आपको गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं जब आपके न्यूक्लियस में बिखरे पड़े होते हैं, उसे गुणसूत्र नहीं बोला, तो उसे बोला है क्रोमैटिन। ध्यान रखना, जब आपके गुणसूत्र न्यूक्लियस में आपके बिखरे पड़े हुए होते हैं उस समय उसे क्रोमैटिन बोला जाता है। डिवीजन ये संघनित होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, तो उसमें उसको गुणसूत्र बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जो आपके गुणसूत्र एक जैसे कैरेक्टर रखने वाले गुणसूत्र, जैसे बोलते समजात गुणसूत्र, वो पास पास आने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं समजात गुणसूत्र। समजात मतलब एक जैसे गुणसूत्र पास पास आने लगते हैं। ठीक, और इस प्रकार से आपका लेप्टोटीन खत्म होता हुआ नेक्स्ट स्टेज पे हम एंट्री करते हैं। सेकेंड आपका बी है जाइगोटीन। जाइगोटीन को बोलते हैं युग्म सूत्र। अच्छा, युग्म सूत्र से किस लिए बोला जाता है? क्योंकि
होता क्या है, जिसमें समजात गुणसूत्र जो मैं बताया था, समजात गुणसूत्र पास में आ जाते हैं। इसमें समजात गुणसूत्र आपस में पास में आ ही जाते हैं, एकदम मतलब जोड़ा बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं, जिसे बोला जाता है युग्म सूत्र। यानी गुणसूत्र अपने युग्म के पास आते हैं, जोड़े के पास आते हैं। तो इस स्टेज में जो पहला पॉइंट हमने लिखना होगा क्या, गुणसूत्र, या लिखो समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं, इसमें पास पास ले लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, बना लेते हैं, जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। सूत्र युग्मन कहते हैं। सूत्र युग्मन को हम बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्सिस यानी सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन को सिनेप्सिस बोला जाता है। ठीक, जो आपके जोड़े वाले गुणसूत्र होंगे वो आपस में पास पास आएंगे। जैसे देखो, ये गुणसूत्र ऐसा था, ठीक। अब दूसरा मुझे दिखाई दीजिए, एक गुणसूत्र कुछ ऐसा था, ये एक समान थे, एक समान दिख रहे थे, तो ये आपस में आए, इन्होंने क्या बना लिया, जोड़ा। ठीक, पास पास आके दैट इज जोड़, ये गुणसूत्र जोड़ा। असंजात गुणसूत्र में ध्यान रखो, होता क्या है, इस पॉइंट पे जो इस पे कैरेक्टर लिखा था, क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र पे क्या होता है, इस पे जीन होते हैं, जीन आपके कैरेक्टर दिखाते हैं। भाई अब किसी कैरेक्टर के लिए जीन जिम्मेदार होता है, जीन आपके गुणसूत्र पे होते हैं, तो इस पे जो आपका जीन होता है सेम इस पर भी वो आपका सेम जीन होगा। तो ये आपके क्रोमैटिड्स तभी आपके समान माने जाएंगे। तो ये आपके कैसे हुए, होमोलोगस मतलब समजात, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, और ये आपके क्रोमोसोम, ये आपके जो होंगे इसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ठीक, ये इस पे जो गुणसूत्र लगा है ये क्रोमैटिड है, तो इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड, इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपके दोनों एक दूसरे से समान है, तो इससे बोला गया है समजात गुणसूत्र बोलो या होमोलोगस क्रोमोसोम बोलो, समजात गुणसूत्र। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होता क्या है, ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल जटिल व विशेष संरचना संरचना बनती है। ठीक है, रचना का निर्माण होता है, जिसे साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, सम्मिश्र जिसे बोलते हैं, सम्मिश्र कहते हैं। अब बात करते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये जटिल संरचना विशेष संरचना का निर्माण होता है, जिसे साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र कहते हैं। ये आपके क्रोमोसोम हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है, हम बात करेंगे सम्मिश्र की। सम्मिश्र की, ठीक है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, सम्मिश्र, ओके। सम्मिश्र साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, यह होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम
कि क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मतलब अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र को चिपकाता है, चिपकाता है। यानी आपके जो होमोलोग क्रोमोसोम है इन क्रोमेटिड्स को चिपकाने में मदद करता है। होमोलोग आपका साइनोटोनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इनके जो क्रोमेटिड्स हैं यही तो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, इनको चिपकाता है। और देखो मैं बताया था सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड क्या है, इस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, इनको चिपकाने में मदद करता है साइनोटोनिक कॉम्प्लेक्स। अब कहते हैं कि जो आपका साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स होता है, साइनोप्टिमल सम्मिश्र होता है, तो साइनोप्टिमल सम्मिश्र है की खोज मोसेज ने की थी, ठीक। तो मोसेज ने क्या किया था, इसको देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसकी खोज इसने किया था, मोसेस ने किया था, मोसेस। और सॉरी मोसेस, ये इन्होंने 1956 में इसकी जानकारी लोगों की दी। 1956 में इन्होंने इसको खोजा था और लोगों को बताया इनके बारे में। साइनोप्टिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपकी यूबिक्विटिन नामक की प्रोटीन से बना होता है। अब बात करें यूबिक्विटिन, ठीक, नामक प्रोटीन से बना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम, आपका थर्ड टॉपिक होगा सी पैकिटिन। पैकिटिन स्थूल पट, ये आपका थर्ड स्टेज है। जो पैकी होता है, पैकी मतलब होता है थिक, मतलब मोटा, ठीक। अच्छा, आपके इसमें आप क्रोमोसोम, जब आप क्रोमोसोम को देखोगे, ठीक, क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे तो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें हो गए थे, क्रोमोसोम के मिल गए थे और उसके क्रोमेटिड्स अपन जुड़ गए थे। तो अब क्रोमोसोम देखने पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आपके जुड़े होंगे क्रोमोसोम से, सॉरी सेंट्रोमियर से। तो टोटल बात करें ये आपका सेंट्रोमियर होगा, ठीक। ये आपके 4 इस समय क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो टेट्राड स्ट्रक्चर, टेट्रावैलेंट, ठीक है, टेट्रावैलेंट या टेट्राड बोलो, तो आपके चतुष्क संरचना दिख रही है, ओके। ये आपके कैसे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं भाई साहब, सिस्टर क्रोमैटिड्स ही हैं, ओके। तो ये दोनों आपके एक सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन बात करो ये आपस सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, ठीक। होंगे, ओके। तो एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का हिस्सा है, ये दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा है,
एक क्रोमोसोम कि अपन क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। बट बट नोटिस करने वाली बात ये है, आपके जो क्रोमोसोम ये दोनों होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को और चीज समझ नहीं आ रही। ये आपकी सिंगल क्रोमोसोम थी। G2 फेज जब आप G2 फेज से गुजरे, ठीक, तो क्रोमैटिड्स आपके कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि एस फेज में, सिंथेसिस फेज में क्रोमैटिड्स आपकी क्या होती हैं, डबल हो जाती हैं। तो ऐसा समझो G2 फेज नहीं, एस फेज से गुजरे आप, एस फेज में तो क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है, लेकिन क्रोमैटिड्स की संख्या डबल होती है। तो अब इस क्रोमैटिड कैसे होंगे, 4, ठीक। तो ये दोनों आपस क्रोमैटिड क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। जब आप यस फॉर सिंथेसिस फेज में गुजरे, तो ये आपका डीएनए कुछ इस प्रकार था, क्रोमोसोम। तो इसमें जो क्रोमैटिड्स थे ये आपस में 2 बन गए, क्योंकि एस फॉर्म सिंथेसिस होती है, 2 से 4 से डीएनए होते हैं, यानी उसमें क्रोमैटिड्स आपके डबल होते हैं। तो एक क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक। एक क्रोमोसोम में आपके 2 क्रोमैटिड हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड हुए। तो इस प्रकार एक है, ऐसा दूसरा भी होगा, ऐसा दूसरा भी होगा, ठीक है। ये आपस पास में आएंगे, सिनेप्स से आपका उस समय सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैंने जो आपको जाइगोटिन बताया था, जाइगोटिन में मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आपको यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मुझे और दिखाना चाहिए था, ठीक। अब ज़्यादा बेटर हुआ ये। अब आपने ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये दोनों आपके नॉन सिस्टर, इनका सिस्टर क्रोमैटिड, इनका सिस्टर क्रोमैटिड, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि क्रोमोसोम आप एस फेज से आए होंगे, एस फेज में क्रोमैटिड आपके डबल हो जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर, जो आपका ये स्ट्रक्चर चारों यहाँ पर मिल गए, ठीक है। ये चारों स्ट्रक्चर आपके 4 दिख रहे हैं, नहीं, तो इन चारों को बोला गया टेट्राड, टेट्राड या टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल नहीं है, टेट्रावैलेंट होगा भैया, टेट्रावैलेंट, जिसे बोलते हैं चतुष्क, चतुष्क, ठीक। चतुष्क या टेट्राड को बोलेंगे चतुष्क, या टेट्रावैलेंट को चतुस्संयोजक, चतुस्संयोजक, ठीक। चतुस्संयोजक को टेट्रावैलेंट, चतुस्संयोजक ज़्यादा बेस्ट होगा, टेट्राड या टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट देखो, 2 चीज़ में आपको सीखनी पड़ेगी। क्रोमाइसिस देखिए, क्रोमोसोम आपके 2 हुए, 2 साथ में आए क्रोमोसोम, तो 2 वर्ड यूज आपके यहाँ पर होगा, एक बाइवैलेंट, बाइवैलेंट, दूसरा टेट्रावैलेंट, ठीक। बाइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट, साथ में टेट्रावैलेंट को हम टेट्राड भी बोल सकते हैं। तो बाइवैलेंट जो वर्ड यूज हुआ, ये आपका क्रोमोसोम के लिए हुआ, टेट्राड वर्ड आपका हुआ क्रोमैटिड्स के लिए। तो बाइवैलेंट आपके यहाँ क्या होंगे, क्रोमोसोम, और टेट्रावैलेंट क्रोमैटिड, अर्धगुण सूत्र, ठीक। और क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता ही है। यानी यहाँ से आपको समझना ये है कि जो आपका टेट्रावैलेंट टर्म यूज होता है, वो क्रोमैटिड्स के बारे में, वो क्रोमैटिड्स को लेकर कहा गया है। और बाइवैलेंट वर्ड क्रोमोसोम, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, वैलेंट मतलब जो अवस्था दिखाई दे रही है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब यहाँ आपको वो जो जिस अवस्था की बात कर रहा, उस अवस्था के बारे में सोचिए। तो आपकी देखो क्रोमोसोम 2 हैं, 2 क्रोमोसोम पास में आ रहे हैं, जो बोला बाइवैलेंट, और 2 क्रोमोसोम पास आने से 4 क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं ऊपर से। ऊपर से अगर ये ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाया गया, ऊपर से स्ट्रक्चर देखोगे 4 दिख रहे हैं, चारों को कहा गया टेट्रावैलेंट, यानी 4, टेट्राड बोलो या टेट्रावैलेंट बोलो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेट्रावैलेंट वर्ड यूज करो, ये टेट्राड, दोनों मतलब आपका क्रोमैटिड्स के लिए ही कहा गया है।
अब आपकी पैकेटिन में देखने में ऐसा स्टेज दिखाई दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो आपके इसके बाद होता है क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा का फॉर्मेशन। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि कियाजमेटा और जो आपका साथ में क्रॉसिंग ओवर विनिमय की प्रोसेस होती है वो पैकेटिन में होती है, और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये डिप्लोटीन स्टेज में होती है। तो हम आपके यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो हम उसी को लेकर चलेंगे। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में मानता है, तो हम आपको डिप्लोटीन में ही पढ़ाएंगे। यदि हम एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी की बात करें, सीबीएसई एनसीईआरटी में क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा का फॉर्मेशन पैकेटीन में दिया गया है, लेकिन हम सीबीएसई एनसीईआरटी की बात करेंगे नहीं, हमें बात करना है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में आपका डिप्लोटीन स्टेज में है, तो हम डिप्लोटीन स्टेज में बात करते हैं। ये आपके देखिए, आप बुक में देखिए अपने पेज नंबर 237, पेज नंबर 237, ठीक। पेज नंबर 237 11th एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, इसमें लिखा गया है नोट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ओवर एंड कियाजमेटा फॉर्मेशन। ये क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा की फॉर्मेशन में कुछ आपको बातें बतानी चाहता है। कोशिका वैज्ञानिकों ने, मतलब कोशिका जो सेल डिवीजन जिन्होंने दिया, उन वैज्ञानिकों की बात कर रहा है। क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा निर्माण की उप प्रावस्था मतलब सब स्टेज के बारे में विभिन्न मत है, अलग अलग मत है। तो कोहन इन्होंने कहा कि जो आपका कियाजमेटा होता है और कियाजमेटा और विनिमय की जो प्रोसेस होती है, ये आपकी देखो इन्होंने लिखा है विनिमय पूर्णतः स्थापित नहीं है, प्रायः पैकेटीन या स्थूलपट उपावस्था में बताई जाती है कोहन के अनुसार। आगे इन्होंने कियाजमेटा डिप्लोटीन ये सारी किस्में देखो को ये अब इतना समझो, कोहन कहना चाहते हैं कि जो कियाजमेटा होता है और विनिमय होता है, ठीक है, ये दोनों आपकी पैकेटीन स्टेज पाई जाती है। वहीं सॉनसन, स्टेस, एम्ब्रोस, एसटी एंड डब्ल्यू ए जेनसन ने विनिमय क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा को डिप्लोटीन स्टेज में बताया है, ठीक। यहाँ इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कियाजमेटा को डिप्लोटीन स्टेज में बताया है, जबकि आपका कोहेन, डी रॉबर्ट्स इन्होंने आपके पैकेटीन स्थूलपट स्टेज में आपके क्रॉसिंग ओवर कियाजमेटा को फॉर्म बताया है। तो आप भी मतलब आप कई वीडियो देखे होंगे कि इन्होंने किसी किसी ने आपको पैकेटीन पढ़ाया है, किसी किसी ने आपको डिप्लोटीन पढ़ाया। आप उन टीचरों को गलत मत मानिए, क्योंकि अब जब कन्फर्म ही नहीं है कि पैकेटीन हुआ है डिप्लोटीन, कुछ वैज्ञानिक कुछ और कह रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक कुछ और है, तो आपकी बुक जो कह रही है आप वही पढ़िए। डिप्लोटीन बुक आपकी मान है तो डिप्लोटीन मानिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपके बुक में क्वेश्चन पूछता है तो आप डिप्लोटीन लगाना, अगर बुक में पूछता है क्रॉसिंग ओवर और आपका कियाजमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है तो आप डिप्लोटीन लगाएंगे। ये फिर बोर्ड के बच्चों के लिए है। सीबीएसई वाले बोर्ड अगर आप नीट के पेपर देना चाहते हैं, नेट के पेपर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो स्टेज में अगर पूछ लिया जाए क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, आप उस समय नीट के एग्जाम में आप लगा के आएंगे पैकेटीन, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा का जो फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में ही लिखेंगे। तो हम बात करते हैं डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन या डाइप्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि डाई मतलब दो, दो क्रोमोसोम आपस में यहाँ पर लिपटेंगे और उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो इसमें आपको दो चीज पढ़ना है, आप कुछ भी ना, बस इसमें आपको दो चीज, एक विनिमय क्रॉसिंग ओवर, दूसरा कियाजमेटा का फॉर्मेशन, और आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब फर्जी का दिया हुआ है। तो हम समझते हैं क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। देखो ये आपका ये क्रोमोसोम, इसकी क्रोमैटिड, ओके, इस क्रोमोसोम का ये आपका ये क्रोमैटिड, ठीक। इसी अनुसार देखो अभी एक क्रोमोसोम को मैंने एक ही क्रोमैटिड बताया, तो पीछे भी आपके एक क्रोमैटिड गए होंगे, ठीक। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट में दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट दिखा सकता आपको क्लियर दिखाता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हिस्सा रेड मैंने माना, ठीक, और इसका हिस्सा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक मानो, ये पूरा आपका रेड है, ये आपका पूरा रेड, तो यहाँ भी आपका पूरा रेड और ये भी आपका पूरा ब्लैक, ठीक। देखो जो क्रॉसिंग ओवर होती है
इनमें इनमें होगा, इनमें इनमें होगा। तो मैं एक में दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा दोनों में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे मैं दिखाऊंगा, इसमें आपका जो फिगर होगा वो बहुत ही घटिया हो जाएगा, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इनमें इनमें दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाइए पीछे इनमें भी हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है क्रॉस, क्रॉस फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो क्रोमोसोम है अपन, जो क्रोमोसोम है वो क्रॉस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नीचे भी ऐसा हो रहा होगा, ये पूरे रेड हैं तो इनके पूरे क्रोमेटिड रेड होंगे, इनके पूरे क्रोमेटिड आपके ब्लैक होंगे। ओके, अब यहाँ मैंने दूसरा क्रोमोसोम बताया, ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे गए होंगे। ठीक, ये दोनों पीछे होंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो कैसे हम दिखाएंगे। देखो, अब ये वाला कैसा था, पूरा पूरा रेड। ठीक, ये वाला कैसा था, पूरा पूरा ब्लैक। ठीक, ये वाला कैसा था, रेड, ये कैसा था, ब्लैक। हम्म, अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पर दोनों देखो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दोनों क्या हुए, जुड़ गए। ओके, अब यहाँ पर जो दोनों जुड़ गए, अब आपस में दोनों यहाँ पर जुड़ गए। ओके, अब यही आपका जो जुड़े हैं, ये अपना आधा हिस्सा काटेंगे, इनको दे देंगे, ये अपना आधा हिस्सा इनको दे देंगे, दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम होंगे जीन, तो इन्होंने अपना आधा हिस्सा इनको दे दिया, आधा हिस्सा इन्होंने अपने दिया, जेनेटिक मटेरियल इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ आपको क्रॉस फॉर्मेशन दिख रहा है, क्रॉस फॉर्मेशन, क्रॉस फॉर्मेशन, क्रॉस फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन होता है यहाँ पर इन्होंने जीन का विनिमय किया, विनिमय किया, विनिमय होता है, विनिमय मतलब होता ही है क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब फाइनली इन्होंने क्रॉस किया। अब होता क्या है, जो आपके क्रॉस किए यहाँ पर एक दूसरे को कैसे क्रॉस किए, और डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में ये क्रॉस करने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों आपस में हटने लगते हैं, ऐसे टर्मिनाइज होते हैं लास्ट में इन से। तो जब टर्मिनाइज ऐसे होते हैं, देखो ऐसे समझो, जब ऐसे क्रोमोसोम है दोनों, अब दोनों अलग होंगे, जब अलग होंगे, ऐसे अभी थे, जब अलग होंगे एक दूसरे के, तो ऐसे अलग होंगे, तो इसमें आपका क्रॉस फॉर्मेशन दिख रहा है, ये क्रॉस फॉर्मेशन दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर तो हुआ है। तो यही आपकी स्टेज कियाजमेटा कहती है। ये दोनों टर्मिनाइज होते हैं टर्मिनल इंड पे, टर्मिनल इंड से अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स आप पढ़े थे, जाइगोटिन विथ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ने इनको जोड़ रखा था, जोड़ने की वजह से अब ये अलग होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, इसे बोला जाता है कियाजमेटा। तो हमको लगता है आप अच्छे समझ गए होंगे, तो हम इनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहले पॉइंट यही है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के समान है, होमोलोगस, लेकिन इसका क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, इसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए। ये भाई इसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों पर सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, तो ये और ये अलग अलग है ना, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जीन का लेन देन होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर आपकी किस स्टेज में पाई जाती है, डिप्लोटीन स्टेज में, अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। ठीक, दूसरा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक क्रोमोसोम आपस में अलग होने लगते हैं, जब क्रोमोसोम आपस में अलग होने लगते हैं तो क्रॉस का फॉर्मेशन होता है, जो क्रॉस का फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं कियाजमेटा। तो कियाजमेटा का फॉर्मेशन आपका यही होगा। ठीक,
मैं लिख दे रहा हूं कियाज-मेटा, ठीक, कियाज-मेटा लिखते हैं। जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अलग होने लगते हैं तो उनके बीच एक क्रॉस का फॉर्मेशन होता है। क्रॉस का फॉर्मेशन होता है, जिसे कियाज-मेटा बोला जाता है, ठीक, कियाज-मेटा, ओके, जिसे हम कियाज-मेटा कहते हैं, कियाज-मेटा कहते हैं। ओके, आपको 2 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं यहाँ जब को ये जो क्रॉस का फॉर्मेशन कियाज-मेटा बना, ठीक है। जब दोनों आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग होने लगते हैं जहां आपका क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ है वहीं से आपस में ये टूट जाते हैं। तो कुछ हिस्सा यहीं से आपस में टूट जाएंगे तो इसका हिस्सा इस क्रोमोसोम के पास, इसका हिस्सा इस क्रोमोसोम के पास पहुंच जाता है, जिससे ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। मान्यता है ना, जीन का लेन देन होता है। तो इसमें क्या होता है, अब हुआ क्या, दोनों अलग हुए, मैंने माना दोनों क्रोमोसोम आपके अलग हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पूरा हिस्सा कैसा था, रेड, ठीक। मैंने देखो इनकी बात करना है मुझे, उनकी बात तो हम बाद में कर लेंगे। एक की समझ जाओ, ऐसे दोनों में हुआ होगा। और यहाँ पर इसका हिस्सा रेड होगा और इतना ब्लैक, ठीक। ये देखो पहले से ब्लैक थे, ये पहले से इतने रेड थे और इनके बीच यहाँ से ही मटेरियल का क्या हुआ, चेंज हुआ है। यानी इसका ब्लैक वाला हिस्सा इसमें, इसका रेड वाला हिस्सा इसमें, इसका ब्लैक वाला हिस्सा, इसका रेड वाला हिस्सा इसमें, इसका ब्लैक वाला हिस्सा इसमें। तो यहाँ पे आपको जीन का लेन देन दिखाई दे रहा है ना, तो इसे ही बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, विनिमय, यानी जेनेटिक मटेरियल का लेन देन, जीन का लेन देन, जो मियोसिस की मुख्य भूमिका है। मतलब मियोसिस की मेन कैरेक्टर है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ना होता तो इवोल्यूशन ना होता। कैसे होगा बेटा, इवोल्यूशन बताएंगे, या वैसे समझो, जीन चेंज हो, कुछ जीन इसमें कुछ जीन इसमें, तो जो होता क्या है, इसमें एक मेल क्रोमोसोम होगा, फीमेल क्रोमोसोम होगा। तो नर क्रोमोसोम एक मादा क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे। तो नर क्रोमोसोम मादा क्रोमोसोम में आपस में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो होने वाला बच्चा है उसमें कुछ माता के कैरेक्टर, कुछ पिता के कैरेक्टर यहीं से आते हैं कि जो आपका क्रोमोसोम होगा, तो माता क्रोमोसोम पिता क्रोमोसोम में कुछ मतलब क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर से दोनों में कुछ ना कुछ आपस में चेंज हुआ। इसका कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें। तो होने वाला जो बच्चा है उसमें नया कैरेक्टर माता पिता दोनों होंगे, साथ में कुछ अपना भी कैरेक्टर होगा, ठीक है। इससे लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। जो बच्चा चेंज होगा उससे, अब जो बच्चा होगा उसकी जो किसी लड़की से मतलब शादी होगी, फिर बाद में उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसमें भी नए कैरेक्टर आएंगे। इस ऐसे लगातार चेंजमेंट होता है जिसे कहते हैं एवोल्यूशन। तो आप बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपका कियाज-मेटा फॉर्मेशन भी हो गया। कियाज-मेटा जहाँ क्रॉस फॉर्मेशन होता है, क्रॉस फॉर्मेशन जहाँ हुआ, क्रॉस फॉर्मेशन यहाँ हुआ, तो आपस में जब अलग होने लगते हैं, इसका हिस्सा टूट कर इसमें, कुछ हिस्सा टूट कर इसमें, इसे बोलते हैं आपका पारगमन या विनिमय या पारगमन भी बोलते हैं, ठीक, या अच्छा। क्रॉसिंग ओवर होने से जैसे इनमें एक नया रिकॉम्बिनेशन, एक
नया कॉम्बिनेशन दिखा कि नहीं, कॉम्बिनेशन बना, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। री मतलब पुनः, रिकॉम्बिनेशन कहेंगे, जिसके लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। यानी इसमें जो नया कॉम्बिनेशन बना, जिसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन के लिए एंजाइम जो पड़ेगी, जो एंजाइम लगेगा, उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेज। मतलब यहाँ जो नया कॉम्बिनेशन बना उसके लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसका जिम्मेदार है। अब इसमें क्या होता है, अब लास्ट पॉइंट अब क्या है, जो आपके युग्मित गुणसूत्र होते हैं, युग्मित गुणसूत्र, ये आपस में अलग होने लगते हैं। युग्मित गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। यानी जो आपके पेयर क्रोमोसोम थे, ये दोनों पेयर में, एक पेयर में थे, अब एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। ठीक, अब इसके बाद स्टेज आती है आपकी डायकाइनेसिस, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है। तो आपका फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज डायकाइनेसिस, पाद गति क्रम, ये आपका प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज है। इस फेज में होता क्या है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो आपके कंडेंस होने, मतलब कुंडलित होने लगते हैं। तो कहते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र कुंडलित होने लगते हैं, कुंडलित होने लगते हैं। साथ में कुंडलित होने के साथ साथ ये पूरे मैट्रिक्स में, तो इस अवस्था में गुणसूत्र कुंडलित होने लगते हैं। और इसके साथ साथ हमने बात किया कि जो आपके स्पेंडल फाइबर हैं, स्पेंडल फाइबर वो फिर से तैयार होने लगते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने के लिए। स्पेंडल फाइबर तैयार होने लगते हैं ताकि होमोलोगस मतलब समजात, होमोलोगस क्रोमोसोम, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र को अलग कर सके। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, अब फिर से प्रोफेज है, प्रोफेज में आपका इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रिका नष्ट होने लगते हैं। नष्ट होने का मतलब ये क्या होता है, जो आपका कोशिका द्रव्य होगा उसी में ये आपके मिसबल मतलब घुल जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा केंद्रिका कहाँ गई, लेकिन जब का सेल्यूजन हो जाएगा वापस वो बन जाती है, रिफॉर्म हो जाती है। चौथी बात, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम आपके ऐसे अटैच हुए थे, ठीक है, वो टर्मिनाइजेशन में अब एक दूसरे से हटने लगे, तो लास्ट में ऐसे, तो होता क्या है इसमें, ऐसे नहीं हटते, ये कुछ इस प्रकार से होता है, टर्मिनाइजेशन टर्मिनल एंड पर ये आपस में एक दूसरे को छोड़ते हैं। तो लास्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो आपस में एक दूसरे से हटने लगते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अपन होमोलोगस, यहाँ कियाज मेटा का फॉर्मेशन भी होता, तो कियाज मेटा आपका अंत में जाने लगता है, या बाह्य के, ये बाह्य तो हुआ, बाह्य के अंत में जाने लगता है कियाज मेटा बाह्य के अंत में जाने लगता है, जिसे टर्मी जिसे टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं। ठीक,
टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये वर्ड होता है यूज। तो अब ये आपका डायकाइनेसिस खत्म। देखो जैसे डायकाइनेसिस खत्म, आपका प्रोफेज फर्स्ट खत्म, अब स्टार्ट होता है आपका मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। अब तक हमने कवर किया प्रोफेज, मतलब मियोसिस में मियोसिस को हमने स्टार्ट किया। मियोसिस को स्टार्ट करने के बाद प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट हमने स्टार्ट किया। मियोसिस फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में हमने 5 इवेंट्स पढ़े, लेप्टोप्रोटीन, जाइगोप्रोटीन, पैक्टोप्रोटीन, डिप्लोप्रोटीन, डायकाइनेसिस। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट ये आपका मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ मियोसिस सेकेंड, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब तक हमने क्या किया, कवर किया मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, ठीक। बाकी को हम कवर करेंगे सेकेंड आने वाले में, सेकेंड वीडियो लेक्चर में। मेटाफेज आपका फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस, उसके बाद मियोसिस सेकेंड, इन सबको कंप्लीट करूंगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।